अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। अच्छा बेटे, हमने कल जो है वो पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर लिया था सॉल्बिलिटी या सॉल्बिलिटी कर्व और हाइड्रोलिसिस। ठीक है, हम सोल्यूशन से रिलेटेड सारी बातें की थी। बेटे आज भी हम तकरीबन सोल्यूशन से रिलेटेड ही देखेंगे क्योंकि पूरा चैप्टर ही सोल्यूशन बेस्ड है। तो हम एक टर्म मैंने कल आपको आइडियल और नॉन आइडियल सोल्यूशन के अंदर राउट्स लॉ की टर्म एक यूज़ की थी। बेटे राउट्स लॉ क्या है? हाँ बेटे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने क्या करता हूँ कि मैंने एक बीकर लिया, राइट, और इस बीकर के सरफेस को क्लोज़ कर दिया। एक बीकर ये ले लिया, एक बीकर मैं आपके सामने ले रहा हूँ, इसकी सरफेस को भी क्लोज़ कर रहा हूँ। एक बीकर ये ले रहा हूँ और इसकी सरफेस को मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर जो है ना वो सॉल्वेंट ले लिया, राइट, ये सॉल्वेंट ले लिया और ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सरफेस के ऊपर मैंने ले लिए। यहाँ भी मैंने सॉल्वेंट ले लिया, राइट, और यहाँ पर सॉल्वेंट के ये मॉलिक्यूल सरफेस पे मौजूद हैं और ये अंदर भी मौजूद हैं। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर मैंने क्या किया, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ले लिए, राइट, और इस तरीके से यहाँ पे ये सारे का सारा सॉल्वेंट आ गया। ठीक है, अच्छा अब बेटे आपने एक टर्म वेपर प्रेशर पढ़ी थी। मैं यहाँ पे बिल्कुल मैंने प्योर सॉल्वेंट लिया है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट मैंने पता करना है। बेटे इस चैप्टर में प्योर सॉल्वेंट के लिए पी नॉट से रिप्रेजेंट किया जाए प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को। बेटे वेपर प्रेशर क्या होता था, आपको याद है, सरफेस से मॉलिक्यूल, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, वो क्या करते हैं, वो इवेपोरेट करते हैं, वो निकलते हैं। बेटे जब वो निकलेंगे उन्होंने कंडेंस होके दोबारा बाउंस बैक होके इसकी सरफेस पे जो प्रेशर एक्सर्ट करने हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज द वेपर प्रेशर। तो बेटे आपको याद है, इट इज़ एन इक्विलिब्रियम फिनोमिना। ये एक इक्विलिब्रियम फिनोमिना होता था, यानी जितने वेपर्स निकल रहे हैं उतने वेपर्स के और थे बाउंस बैक हो रहे थे। यानी फॉर एग्जांपल अगर 100 मॉलिक्यूल्स के वेपर्स बन रहे हैं, 100 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे हैं, तो 100 मॉलिक्यूल ही कंडेंस होकर वापस आ रहे हैं। इसी तरीके से बेटे ये तो हमने प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखा। अगर बेटे मैंने सॉल्यूशन की मैं बात करूं आपके साथ, तो सॉल्यूशन के लिए मैंने यहाँ पर जो सोल्यूट है ना, राउट्स लॉ के अंदर हम सोल्यूट यहाँ लेते हैं, सोल्यूट इज़ नॉन वॉलेटाइल। बेटे नॉन वॉलेटाइल का मतलब ये होता है कि इस सोल्यूट के वेपर्स नहीं बनेंगे। ये रेड कलर से आपको सोल्यूट नज़र आ रहा होगा। बेटे इस सोल्यूट ने क्या किया हुआ है, सॉल्वेंट के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप की हुई है और इसने सरफेस को ब्लॉक कर दी है। यहाँ से बेटे जो मॉलिक्यूल निकलेंगे, अगर मैं आपसे सवाल करूँ कि बताओ अब 100 के 100 मॉलिक्यूल निकलेंगे, आप कहेंगे नहीं। क्यों नहीं? आप कहेंगे सर सोल्यूट का मॉलिक्यूल आ गया, उसने सरफेस को ब्लॉक की है, मॉलिक्यूल्स के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप की है और मॉलिक्यूल कम इवेपोरेट होंगे। मैं आपसे कहता हूँ बेटे यहाँ पे 90 मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हुए हैं, आप कहेंगे सर 90 कंडेंस होंगे। तो मैं इसके वेपर प्रेशर की अगर बात करूँ, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर अब सोल्यूशन के ऊपर ना, वो सोल्यूशन के ऊपर आके प्रेशर एक्सर्ट करेगा, तो मैं लिखूँगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसके ऊपर? अबव द सोल्यूशन, सोल्यूशन के ऊपर। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से बेटे यहाँ पर ज़्यादा मॉलिक्यूल आ गए हैं उसके, आपका अल्लाह भला करे, सोल्यूट के। तो बेटे यहाँ पर ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल निकलेंगे और जब ये निकलेंगे तो इन्होंने बाउंस बैक होके दोबारा सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करना है। मैं आपसे कहता हूँ यहाँ सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल टोटल निकले हैं, मैं कहता हूँ बेटे यहाँ पर 60 मॉलिक्यूल्स गए हैं। आप कहेंगे सर 60 ही के वापस आके क्या करेंगे, प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट वो किसके ऊपर एक्सर्ट होगा, वो अबव द सोल्यूशन होगा। ठीक हो गया। अच्छा अब बेटे अगर थोड़ा सा मैथमेटिकल समझें, मैं आपसे कहता हूँ फॉर एग्जांपल बेटे जो सॉल्वेंट है इसका वेपर्स का जो प्रेशर था वो 120 टॉर अब्जॉर्ब हुआ, कुछ भी आप कह सकते हैं। बेटे x1 1 स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, राइट, और बेटे x2 स्टैंड्स फॉर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, राइट। बेटे यहाँ पे सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन है दैट इज़ इक्वल टू 1, जबकि सोल्यूट हमने यहाँ पर 0 लिया हुआ था और हमें जो प्रेशर सॉल्वेंट ऑब्जर्व हो रहा है वो 120 हो रहा है। बेटे यहाँ पर बन गया सोल्यूशन। अब सोल्यूशन के लिए मैं P लिखूँगा, राइट। बेटे सोल्यूशन के लिए प्रेशर ऑब्जर्व हुआ, मैं आपसे कहता हूँ बेटे मेरे पास जो प्रेशर ऑब्जर्व हुआ दैट इज़ 100। और अगर मैं आपसे मोल फ्रैक्शन की बात करता हूँ सॉल्वेंट की, तो बेटे आपको पता है कि
कि सोल्यूट के आने से सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कम हो जाएगी, मैं आपसे कहता हूँ ये 0 से 0.9 हो गई है और x2 मैंने इसमें सोल्यूट ऐड कर दिया, सोल्यूट मैंने ऐड कर दिया 0.1। तो बेटे आपको पता ना कि सम ऑफ ऑल द मोल फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 1, तो हमने 1 रखना होता है इसको। बेटे मैंने तीसरा सोल्यूशन के ऊपर प्रेशर देखा वेपर्स का। ये जो मेरे पास ऑब्ज़र्व होता है ये 100 ऑब्ज़र्व होता है और यहाँ पर सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन मज़ीद कम होके 0.8 होगी और सोल्यूट इसमें मैंने और ऐड कर दिया 0.2 ऐड कर दिया, ये बढ़ गया, राइट। अच्छा, अब बेटे आप एक चीज़ ज़रा नोट करें, आप ये नोट करें कि जैसे जैसे आपके पास सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि प्रेशर भी क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसका मतलब है मुझे पहला पॉइंट ये अंडरस्टैंड हुआ कि सॉल्यूशन की सरफेस पे प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ किसकी, मोल फ्रैक्शन के, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के, राइट। एक ही बात आपको पता चल गई। अब बेटे मैं ना आपके सामने एक बॉक्स बनाता हूँ, एक बात समझाने के लिए मैं आपसे कह रहा हूँ। मैंने ना P0 लिखा, यहाँ लिख रहा हूँ x1, यहाँ लिख रहा हूँ x2, यहाँ मैं लिखूँगा आपके पास डेल्टा P, राइट। अच्छा बेटे हम ना बॉक्स बना लेते हैं 1 2 और ये 3, राइट। ये हमने बॉक्स बना ली है। अच्छा, इन बॉक्स से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ बेटे, मैं ये समझाना चाहूँगा अभी कि हमने प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा ना 120 होगा। आप जितने भी एक्सपेरिमेंट करें, मैंने 4 एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए, 120 ऑब्जर्व होगा, राइट बेटे। अगली बात यह है बेटे कि सॉल्वेंट की जो मोल फ्रैक्शन ली थी हमने वो 1 थी, तो सोल्यूट हमारे पास 0 था, राइट। सोल्यूट हमारे पास 0। बेटे मैं यहाँ पे ना डेल्टा पी को बाद में लिखता हूँ, पहले आपसे सोल्यूशन की सरफेस पे प्रेशर। बेटे जब मेरे पास मोल फ्रैक्शन जो है वो 1 है, राइट, सोल्यूट मेरे पास 0 है, तो जो सॉल्वेंट का प्रेशर होगा वो मेरे पास सोल्यूट नहीं है, वही मेरा सोल्यूशन का प्रेशर 120 होगा। मैं जैसे ही बेटे इसमें सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन मैंने कम की 0.9 की, मैंने सोल्यूट बढ़ा दिया, आप देखें कि मेरा प्रेशर कितना आ गया। अगली वैल्यू आप देख सकते हैं, आपके पास प्रेशर आ गया 110 आ गया, राइट। थर्ड एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि मैंने फिर क्या किया, सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन 0.8 की, ठीक है, 0.8 की, और 0.8 करने से यहाँ पर जो सोल्यूट की मोल फ्रैक्शन है वो बेटे 0.2 हुई, तो मेरे पास जो प्रेशर ऑब्जर्व हो रहा है वो प्रेशर ऑब्जर्व हुआ 100 टॉर्न, राइट। ये सोल्यूशन के प्रेशर की बात हो गई। अब बेटे अगली चीज़ क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बेटे डेल्टा पी होगा कि आपने हाई में से लो को माइनस करना है, तो बेटे डेल्टा पी फिर ये होगा ना P0 माइनस पी, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या होता है, हाई वेपर प्रेशर होता है, राइट। और सोल्यूशन का क्या होता है, वेपर प्रेशर कम होता है, तो मैं लिखूँगा P0 माइनस पी। आइए हम लोअरिंग चेक कर लेते हैं। बेटे सबसे पहले लोअरिंग देखें कि सोल्यूशन का प्रेशर भी 120 है, यानी मैं इसको हाईलाइट करके बताता हूँ, ये भी 120 है, ये भी 120 है। आपके पास कितना डेल्टा पी ऑब्जर्व हुआ, वो 0 हुआ। अब बेटे जैसे ही आपने इसमें सोल्यूट बढ़ाना शुरू किया, आप देखें कि सोल्यूट बढ़ना शुरू हो गया, राइट। तो 120 में से 110 को माइनस करो तो बेटे डेल्टा पी आपके पास कितना आ गया, वो 10 आ गया, और यहाँ डेल्टा पी आपके पास कितना आ गया, 20 आ गया। इट मीन्स दैट बेटे मुझे एक चीज़ अंडरस्टैंड हुई है कि जैसे जैसे सोल्यूट बढ़ता जा रहा है, डेल्टा पी वो क्या होता जा रहा है, उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती जा रही है। नाउ द क्वेश्चन इज दिस कि व्हाट इज डेल्टा पी। बेटे डेल्टा पी स्टैंड्स फॉर लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। जितना सोल्यूट बढ़ता जाएगा उतनी वेपर प्रेशर में कमी आती जा रही है। जबकि बेटे अगर मैं सॉल्वेंट की बात करता हूँ कि जैसे जैसे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कम होती जा रही है, आप देख रहे हैं कि सॉल्यूशन का प्रेशर भी, मैं दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ बेटे, मैं यहाँ कलर ये कर लेता हूँ ज़रा थोड़ा सा ब्लैक, ठीक है। अच्छा बेटे अब आप देखें कि जैसे जैसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जैसे जैसे सॉल्वेंट की, एक मिनट बेटे ज़रा, जैसे जैसे सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन जो है वो कम होना शुरू हो गई है बेटे, तो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन कम होने के साथ साथ
सॉल्यूशन का प्रेशर भी क्या होना शुरू हो गया, कम होना शुरू हो गया। तो बेटे ये पहली स्टेटमेंट है राउट्स लॉ की कि क्या स्टेटमेंट है कि बेटे जो प्रेशर होता है किसी भी सॉल्यूशन का प्रेशर वो सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट है। तो अगर बेटे मैं डायरेक्ट को ख़त्म करूँ प्रोपोर्शनैलिटी को, दो काम करूँगा, मैं कांस्टेंट का साइन लगाऊंगा और x1 लगाऊंगा। बेटे यहाँ कांस्टेंट है मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट की हमेशा जो प्रेशर रहेगा वो सेम रहेगा। अच्छा, अब बेटे दिस इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट ऑफ, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है किसकी, ऑफ राउट्स लॉ। तो इसका मतलब आप बुक में वर्डिंग देखेंगे तो वर्डिंग लिखी होगी द प्रेशर ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, above a solution is equal to the product of pressure of pure solvent and the mole fraction of pure solvent in the solution। इसका मतलब है कि बेटे सॉल्यूशन की सरफेस पे जो प्रेशर एग्जर्ट होगा वो सॉल्वेंट और सॉल्वेंट की मॉल फ्रैक्शन के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। राइट बेटे, ये पहला पॉइंट आपको अंडरस्टैंड हो गया। अब बेटे हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पे ये करना है कि हमने निकालना है बेटे यहाँ पर x1 की वैल्यू। बेटे सम ऑफ ऑल द मॉल फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1। बेटे x1 निकाल लें तो ये आ जाएगा 1 माइनस x2। अब इसको अगर सॉल्व किया जाए तो बेटे मेरे पास आ जाएगा p इज इक्वल टू पी नॉट और इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस x2 आ गया। बेटे फिर इसको सॉल्व कर लें तो ये मल्टीप्लाई करें तो p नॉट ये आ जाएगा माइनस पी नॉट x2 आ गया। राइट, अब बेटे आप क्या करें, एक्सचेंज करें, पी नॉट x2 को यहाँ लेके आएँ और पी नॉट माइनस पी को यहाँ लेके आएँ। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ, ये बन जाएगा डेल्टा पी एंड दिस इज़ पी नॉट x2। बेटे जो डेल्टा पी होता है दिस इज़ कॉल्ड एज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और बेटे आप पीछे भी पढ़ के आए हो कि जो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, आप ये देखें कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर देखें वो ज़्यादा कमी होना शुरू हो गई है जैसे जैसे सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो गई है। इसका मतलब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x2। बेटे यहाँ से भी आपको ये पता चल रहा है कि डेल्टा पी इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x2, पी नॉट इज़ अ कांस्टेंट, डेल्टा पी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x2। अब बेटे दिस इज़ द सेकंड स्टेटमेंट, ये सेकंड स्टेटमेंट थी राउट्स लॉ की कि वेपर प्रेशर में तब ही कमी होती जाएगी जब मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट बढ़ना शुरू हो जाएगी। बेटे अब इसी तरीके से अगर मैं दोबारा उस इक्वेशन को लिखूं डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट x2, तो बेटे यहाँ मैं अगर x2 निकालूं तो ये डेल्टा पी ओवर पी नॉट। अब बेटे दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड डेफिनेशन एंड दिस इज कॉल्ड एज द relative lowering of vapor pressure। बेटे दिस इज कॉल्ड एज द relative lowering of vapor, relative की spelling relative lowering of vapor pressure, ठीक है, lowering of vapor pressure। बेटे ये जो डेल्टा पी है, डेल्टा पी और पी नॉट का रिलेशन है। बेटे पी नॉट कांस्टेंट रहेगा, देखें पी नॉट तीनों एक्सपेरिमेंट में कितना रहा 120। इसका मतलब है ये रिलेटिव टर्म की बात कर रहा है। इसका मतलब है आपने पी नॉट 120 रखो और अब आप लोअरिंग देखते जाओ। लोअरिंग देखो, पहला एक्सपेरिमेंट 0 है, 0 को 120 के कंपैरिजन में देखना है आपने। जैसे मैं सेकंड एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ 10, इसका मतलब ये हुआ कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द, आपने देखना है प्योर सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखना है कि कितनी कमी आई है। ठीक है, ये कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है मॉल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के साथ। तो बेसिकली रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक रिलेटिव टर्म थी जिसमें हमने प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर को कांस्टेंट रख के डेल्टा पी देखते जा रहे हैं कि उसके रिस्पेक्ट में डेल्टा पी में कितनी कमी आ रही है। ठीक हो गया बेटे। अब बेटे याद रखिएगा जो डेल्टा पी ओवर पी नॉट इक्वल टू x2 है ना, ये क्या है, इज आ नंबर 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है ये। नंबर 2 यानी ये टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, क्यों, क्योंकि जो मॉल फ्रैक्शन होती है इट इज़ ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। फिर बेटे ये किस पर डिपेंड करते हैं, अब आपको पता है यहाँ पे x2 सोल्यूट है तो डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ, ये सोल्यूट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। जितना ज़्यादा आपके पास
सोल्यूट की कंसनट्रेशन जितनी ज़्यादा होगी ये डेल्टा पी ओवर पी नॉट का रेशो उतना चेंज होता जाएगा, ठीक है, उतना वेरी करता जाएगा। और बेटे थर्ड आपकी बुक में पॉइंट लिखा होगा कि ये कांस्टेंट होता है रेशो कब, व्हेन इक्विमोलर proportions of different solutes are dissolved। जब आप डिफरेंट प्रोपोर्शन के, इक्विमोलर प्रोपोर्शन के डिफरेंट सोल्यूट्स को आप डिज़ोल्व करते हैं, तो डिज़ोल्व करके क्या होता है, डिज़ोल्व करते हैं इन द सेम मैस ऑफ सॉल्वेंट। तो बेटे इसका रेशो कांस्टेंट रहता है। कैसे रेशो कांस्टेंट रहता है, इस बात को अंडरस्टैंड करते हैं। बेटे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक बीकर, ये मैंने दूसरा बीकर ले लिया, ये मैंने तीसरा बीकर ले लिया। बेटे तीनों में मैंने जो वाटर रखा है ना वो 1 किलोग्राम और 1 किलोग्राम मैंने इनमें वाटर रखा, राइट बेटे। बेटे इसमें ना मैं बाहर से ऐड कर रहा हूँ, मैंने ऐड कर दिया 60 ग्राम यूरिया ऐड कर दिया, यूरिया। बेटे यहाँ पे मैंने 180 ग्राम ग्लूकोज ऐड कर दिया, और बेटे यहाँ मैंने 342 ग्राम ऐड कर दिया सुक्रोज ऐड कर दिया। बेटे अब आपको देखने से अंदाज़ा होगा कि मैंने यहाँ मैस बढ़ता जा रहा है, पानी की क्वांटिटी सेम है, तो मैस के बढ़ने से क्या ये रेशियो चेंज होगा? नो बेटे, मैस नहीं देखना, हमने देखनी है मॉल फ्रैक्शन, मॉल्स देखने हैं। बेटे अगर मैं यूरिया के मॉल्स निकालूँ ना, तो यूरिया का जो गिवन मैस है वो 60 है, और इसका मॉलर मैस भी जो है वो 60 होता है। इट इज़ इक्वल टू 1 मॉल, ये भी 1 मॉल है बेटे, इट इज़ इक्वल टू 1 मॉल, इट इज़ इक्वल टू 1 मॉल। बेटे अगर इनके मॉल सेम है तो बेटे मॉल जब सेम होंगे तो मॉल्स के सेम होने से इनकी डेल्टा पी ओवर पी नॉट का रेशो भी क्या निकल के आएगा? सेम आएगा, क्योंकि इनकी मॉल फ्रैक्शन क्या होगी? सेम होगी। ठीक हो गया बेटे। तो बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट, ये हमारा हमने राउट स्टार डिस्कस किया। बेटे ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इसको अच्छे से याद रखना है, मैंने इसको आपको समझाने की कोशिश की है, आपने इसको चीज़ों को अच्छे अंदाज में याद रखना है। तो बेटे पीछे हमने देखा कि राउट्स लॉ में हमने सोल्यूट को जो है वो नॉन वॉलेटाइल लिया और सॉल्वेंट हमारा वॉलेटाइल था। अब हम राउट्स लॉ में वो पढ़ने जा रहे हैं कि जिसमें बेटे दोनों both the components ना, दोनों components के हैं, both are volatile, right? When both the components are volatile, ठीक हो गया। अच्छा, volatile। अब बेटे इनको ज़रा देखिएगा, देखिए बेटे फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ मेरे पास एक ये बीकर है, राइट, और मैंने एक ये बीकर ले लिया, राइट, इसमें मैंने एक कंपोनेंट ले लिया, इसमें मैंने बी, कोई भी आपने दो जो है ना सॉल्वेंट्स ले लिए। मैंने प्रेशर फाइंड करना है, मैंने इनकी सरफेस को क्लोज़ कर दिया, ये सरफेस क्लोज़ होगी, ठीक है। मैंने फिर प्रेशर निकालना है, यहाँ से सॉल्वेंट ये पी नॉट ए प्योर सॉल्वेंट है, ये पी नॉट बी प्योर सॉल्वेंट है। सरफेस से मॉलिक्यूल क्या करेंगे? इवेपोरेट करना स्टार्ट करेंगे, और बेटे जब ये इवेपोरेट होंगे तो आपको पता है इन्होंने दोबारा बाउंस बैक होना। अब बेटे यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि जो पी नॉट ए है ना, इसका आप कह लें कि हाई वेपर प्रेशर है, इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बेटे जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है वो हाई वॉलेटाइल होता है, राइट। और बेटे तीसरी चीज़ ये है, जो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, जिसका ज़्यादा प्रेशर होता है, बेटे उसका लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। जबकि बेटे इन दिस केस हम क्या करेंगे, इसके रिस्पेक्ट में इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? लो वेपर प्रेशर होगा, ये बेटे लेस वॉलेटाइल होगा। और तीसरी चीज़ बेटे इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इट मीन्स हमें पता चल गया पी नॉट ए इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पी नॉट बी। ठीक हो गया बेटे। और यहाँ एक रिलेशन भी बना लें कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेपर प्रेशर एंड इज़ ऑल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉलेटिलिटी, राइट। अब बेटे इन दोनों कंपोनेंट्स को जैसे ही ये मैं क्या करूँगा, एक बीकर के अंदर मिक्स करूँगा दोनों कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट ए
और कंपोनेंट बी, दोनों को मिक्स किया और मैंने ए प्लस बी को मिला के बना लिया, ये सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब आपने जो प्रेशर देखना होगा, अब वो सोल्यूशन का प्रेशर देखेंगे। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर जब ये आए। अच्छा, अब बेटे अब हमने सोल्यूशन के लिए प्रेशर कैसे निकालना है, तो बेटे जब भी टोटल प्रेशर निकाला जाता है ना, तो इस वक्त हम अपने सिलेबस में 2 वे से टोटल प्रेशर निकालना सीख के आए हैं। वो टोटल प्रेशर निकालने के लिए आपको याद होगा हमने एक पढ़ा था डाल्टन्स लॉ। बेटे जो डाल्टन्स लॉ ये किसके लिए यूज़ करते थे, फॉर गैसेस। ठीक है, गैसेस के प्रेशर को फाइंड करने के लिए डाल्टन्स लॉ यूज़ करेंगे। और बेटे अगर आपने किसी भी लिक्विड के प्रेशर को फाइंड करना है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, राउट्स लॉ यूज़ करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे हमने अपने राउट्स लॉ की वो जो डेफिनेशन पढ़ी थी, P इज इक्वल टू पी नॉट और x1 वाली बात आपको याद होगी। हमने अब कंपोनेंट्स यहाँ पे a और b अप्लाई करने हैं। यानी मैं लिखूँगा, अगर मैंने सोल्यूशन में लिखूँगा कंपोनेंट जो है मेरे पास a है, तो मैं लिखूँगा p a इज इक्वल टू पी नॉट और मॉल फ्रैक्शन ऑफ a। बेटे p नॉट कांस्टेंट होता है, राइट। अगर मैं कंपोनेंट b के लिए प्रेशर लिखना चाहता हूँ तो पी बी इज इक्वल टू पी नॉट, राइट, एंड दिस इज़ पी बी। अब बेटे आपने टोटल प्रेशर निकालना है, तो टोटल प्रेशर कैसे निकालोगे, सम ऑफ पी नॉट ए प्लस पी ए प्लस पी बी। बेटे आप इनकी वैल्यूज़ पुट कर लें। आपने इसकी जगह पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए और ये एक्स ए और ये आ जाएगा पी नॉट बी एंड इट इज़ इक्वल टू एक्स बी। ठीक हो गया। बेटे वही वाली बात, एक्स ए प्लस एक्स बी सम ऑफ ऑल द मॉल फ्रैक्शन इज़ इक्वल टू 1। बेटे मैं यहाँ पे एक्स बी निकालना चाहता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स ए, ये इक्वेशन आ जाएगी। बेटे इसको हम क्या करते हैं, इसको इसके अंदर पुट करते हैं, तो बेटे ये आपके पास आ जाएगा पी टी इज़ इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए और ये आ जाएगा प्लस पी नॉट बी, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स ए, राइट। अच्छा, अब बेटे ज़रा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट ये है कि अब इसको सॉल्व करते जाएं आप, पी नॉट ए, राइट। तो मैं इसको लिखूँगा पी नॉट ए एक्स ए प्लस इसको मल्टीप्लाई करा लो पी नॉट बी माइनस पी नॉट बी इंटू एक्स ए। बेटे अब कॉमन कर लें। आप कहेंगे सर पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी और बेटे कॉमन आ जाएगा एक्स ए, कॉमन आ गया, और प्लस यहाँ लिख लें आप पी नॉट बी लिख लें आप। ठीक है, पी नॉट बी। अच्छा बेटे आपको ये पता चल गया होगा कि मैंने यहाँ प्लस पी नॉट बी जो है ना वो कॉमन किया है, तो आपको पता नहीं यहाँ पे ये कॉमन कह रहा हूँ, सेपरेट किया, तो यहाँ ये माइनस का साइन आएगा क्योंकि मैंने इसको और इसके साथ मेरा रिलेशन था। ठीक है, इसमें एक्स ए कॉमन था। ओके बेटे आपके पास अगर देखें तो आपके पास एक इक्वेशन बन गई है। वो इक्वेशन क्या बन गई है, आपने 2 तरह की इक्वेशन पढ़ी होती है। एक होते हैं y इज इक्वल टू एम एक्स, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जिसमें लाइन ओरिजिन से पास होती है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये स्लोप होता है, m इज कॉल्ड स्लोप। एक होता है बेटे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और बेटे इसके लिए कैसे लिखेंगे, ये ऐसे आपको कट करके जाता है। ठीक है, जिसमें क्या होता है c यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस c कहलाता है। बेटे c आपको याद है, इसको कहा जाता है इंटरसेप्ट, राइट। बेटे दिस इज कॉल्ड स्लोप, दिस इज कॉल्ड y एक्सिस, दिस इज कॉल्ड x एक्सिस। बेटे ये इक्वेशन भी कुछ ऐसी नहीं होगी, दिस इज कॉल्ड y। आगे दिस इज कॉल्ड एज द, बेटे इसको हम कहेंगे m, और बेटे ये आ जाएगा m आपके पास आ गया स्लोप, और बेटे ये आपके पास आ जाएगा x, देखो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ भी mx मल्टीप्लाई हो रहा है, और प्लस एज इट इज़ आएगा p नॉट b की जगह क्या आ जाएगा, ये c आ जाएगा। इसका मतलब है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू द इंटरसेप्ट। ठीक हो गया। अच्छा, अब बेटे इसका ग्राफ कैसे बनेगा, इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बड़ी ध्यान से आपने देखना है। इसके ग्राफ के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं बेटे, दिस इज़ द ग्राफ। ठीक है, ये आपके पास एक ग्राफ आ गया। अच्छा ओके बेटे
अब हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ ऐसे बनाना है, यहाँ पे लेना है आपने वेपर प्रेशर, और यहाँ पे बेटे हम क्या लेंगे, हम यहाँ पे मॉल पर्सन लेंगे, ठीक है, कॉम्पोजिशन लेंगे। अच्छा, अब कॉम्पोजिशन आपने कैसे लेनी है बेटे, यहाँ पे आपके पास ए जो है ना वो प्योर 100% है, तो बी यहाँ पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। यहाँ पे आपके पास ए जो है वो आके ज़ीरो हो जाएगा और बी आपके पास क्या होगा, 100%। इसका मतलब क्या है बेटे, मैं क्या करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 भी कर ले लेता हूँ। मैं 10 तरह की अब सोल्यूशन बनाऊँगा बेटे। इसमें 100% मेरे पास ए है, इसमें क्या होगा, अब इसमें मैं क्या करूँगा, 90% मेरे पास होगा ए, तो बेटे 10% क्या होगा, बी। यहाँ पे कम करते जाओ, 80% होगा ए, तो 20% होगा बी। इस तरीके से बेटे आपके पास 10% आ जाएंगी। अब क्या होगा बेटे, जो प्योर कंपोनेंट ए है इसका वेपर प्रेशर है ज़्यादा, तो ये मैंने डॉट लगा दिया। जो बी है इसका वेपर प्रेशर है कम प्योर कंपोनेंट का, मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी कि इसका वेपर प्रेशर इतना ही है। अब बेटे होगा क्या, आपने पढ़ा था जैसे जैसे किसी भी कंपोनेंट की मॉल फ्रैक्शन बढ़ती जाती है उसका वेपर प्रेशर क्या होता है, बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब जैसे जैसे देखो ये 100 है ना, 100 आप देख रहे हैं ऐसे ए की परसेंटेज जो है ना वो कम होना शुरू हो गया और बी क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। दिस इज़ पी नॉट बी, प्योर का वेपर प्रेशर है। दिस इज़ पी नॉट ए, ये प्योर ए का वेपर प्रेशर है। अब बेटे देखें, जैसे जैसे बी बढ़ना शुरू हो रहा है ना, ये देखो बी का वेपर प्रेशर भी क्या होना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। तो मैं कहूँगा कि बेटे पी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसी तरीके से बेटे ये देखें ए बढ़ना शुरू हो रहा है, ए जैसे जैसे बढ़ना शुरू हो रहा है और बेटे ये इस तरीके से इसको जाके मीट करेगा। तो मैं कहूँगा दिस इज़ पी ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉल फ्रैक्शन ऑफ ए। और ये कोई बात नहीं, हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं, ये देखिए मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, ये हाईलाइट भी कर दिया मैंने सोल्यूशन के अंदर। अच्छा बेटे नेक्स्ट, अब आपने करना क्या है बेटे, आपने टोटल प्रेशर निकालना है। टोटल प्रेशर निकालने के लिए क्या करना है बेटे, आपने इस लाइन को इस लाइन से ज्वाइन कर देना है। ये जो लाइन होगी इस लाइन के पॉइंट हमें बताएंगे, इट विल टेल्स अस आर टोटल प्रेशर, जो कि सम ऑफ ए और सम ऑफ प्लस बी का सम होगा। ठीक हो गया बेटे, मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ इस पॉइंट पे, ये आप देख रहे हैं ये पी नॉट पी ए का पॉइंट, पी ए की लाइन है, इस पॉइंट को मैं कहता हूँ एच। इस पॉइंट पे मैंने पी ए का वेपर प्रेशर फाइंड करना है। तो बेटे अगर वेपर प्रेशर फाइंड करना है, इसको इधर से मिला दूंगा, इधर से मिला दिया, इधर से मुझे इस पॉइंट का प्रेशर पता चल गया। अच्छा, अगर मैंने देखना है इस पॉइंट पे मॉल फ्रैक्शन कितनी है, मैं इसको नीचे मिला दूंगा। जब मैं इसको नीचे मिलाऊंगा तो बेटे यहाँ पे मॉल फ्रैक्शन आएगी। फॉर एग्जांपल ये जिस पॉइंट पे आके मिल रहा है इसको मैंने कह दिया जे, यहाँ से मुझे मॉल फ्रैक्शन मिलेगी। मैं कहता हूँ बेटे ए मेरे पास 70% है और बी मेरे पास 30% है। इसका मतलब है 70% ए और 30% बी वाले सोल्यूशन में जो मेरे पास ए का प्रेशर है वो मेरे पास ये आ गया। अब मैंने बी का निकालना है बेटे, अगर मैंने बी का निकालना है तो मुझे इस लाइन को यहाँ इस बी से मिलाना पड़ेगा। तो मेरे पास किसका प्रेशर आ जाएगा, मेरे पास बी कंपोनेंट का प्रेशर आ जाएगा। आप देख रहे हैं कि ए की परसेंटेज ज़्यादा है तो ए का प्रेशर भी ज़्यादा है, बी की परसेंटेज कम है तो बी का प्रेशर भी क्या है, कम है। ओके, अब बेटे आपने करना क्या है, करना यह है कि आपने बी का जिस पॉइंट से कट किया था इस पॉइंट को मैं कहता हूँ आई कह देता हूँ। बेटे आप ज़रा ये देखें, ये इतना पार्ट और ये इतना पार्ट, इन दोनों का सम करो तो बेटे ये सम करके ये इस पॉइंट पे आके मुझे क्या मिल जाएगा, जी वाले पॉइंट पे मुझे इसका मिल जाएगा टोटल प्रेशर। तो बेटे इसका मतलब ये हुआ कि जी वाले पॉइंट पे जो टोटल प्रेशर होगा वो कैसे होगा। देखें मैं ये कहूँगा कि जो क्या नाम है इसका, जी के ऊपर अगर आपने प्रेशर लिखना है ना तो मैं कैसे लिखूँगा बेटे, मैं ये लिखूँगा कि जी इज़ इक्वल टू, टोटल प्रेशर निकालने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, मैं लिखूँगा जी वाला पॉइंट मेरा टोटल प्रेशर है, राइट, ये जी वाला पॉइंट है, ठीक है।
अच्छा, इस पे क्या है, एक तो H से लेके J, राइट, यानी H2J आप आए हैं, फिर आप लिखेंगे प्लस लिखेंगे H2J का मतलब है कि ये बात हो रही है मॉल फ्रैक्शन ऑफ और प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट की। बेटे उसके बाद लिखूंगा I इंटू जे। आई इंटू जे किसकी बात कर रहा है बेटे, ये बात कर रहा है पी बी के प्रेशर की और ये बात कर रहा है पी ए के प्रेशर की। तो बेटे इस तरीके से एट पॉइंट जी आपको प्रेशर पता चल जाएगा। बेटे इसी तरीके से आपने किसी और पॉइंट पे अगर प्रेशर निकालना है, मैं आपसे कहता हूँ बेटे मुझे ये बताओ कि इस पॉइंट पर ए का प्रेशर, ये देखो ये बी की लाइन है, दिस इज़ द लाइन ऑफ बी। बी का प्रेशर निकालना है, आप इसको यहाँ मिला दोगे, राइट। और अगर आपने कॉम्पोजिशन देखनी है, ये कॉम्पोजिशन आ जाएगी। आप कॉम्पोजिशन देखें तो बेटे यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि बी मेरे पास ज़्यादा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ बी 70% है, वो 30% है। बेटे मैंने ए का प्रेशर निकालना है, तो इस लाइन को कट कर दो, ये लाइन ए की है, तो इस ए की लाइन को आप यहाँ मिला दो, तो बेटे आपके पास ए का प्रेशर निकल के आएगा। आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा होगा जिसकी मॉल फ्रैक्शन ज़्यादा है उसका प्रेशर भी आपको ज़्यादा नज़र आ रहा होगा। ठीक हो गया। सो बेटे ये राउल्ट्स का पहला ग्राफ है। ये कब होगा बेटे, ये कब एप्लीकेबल है, व्हेन सॉल्यूशन इज़ आइडियल। जब सॉल्यूशन आइडियल होगा तो बेटे इस तरीके से हम प्रेशर्स को निकालते हैं। बेटे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट मेरे क्लियर हो गए होंगे। जिस अंदाज से मैंने बातें बताई हैं आपने भी इसी अंदाज से बातों को जहन में रखना है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा बेटे नेक्स्ट इसका जो ग्राफ है, नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। अब उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ओके बेटे नेक्स्ट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड दैट इज़ अबाउट वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड 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 सॉल्यूशन, राइट बेटे। अच्छा अब बेटे इसको ज़रा देखिएगा। बेटे आप दो तरह के सॉल्यूशन आपने देखे, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ठीक हो गया बेटे। बेटे जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं ना, इनके मिक्सचर्स को हम सॉल्यूशन ऑफ सॉरी लेकिन आप आइडियल सॉल्यूशन, जो आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस के मिक्सचर्स को वी आर कॉल्ड आइडियल मिक्सचर। और इसको हम, यहाँ हमारी बुक में एक टर्म यूज़ की हुई है, दीज मिक्सचर्स आर कॉल्ड एज द जियोट्रॉपिक मिक्सचर, यानी इन मिक्सचर को एक नेम दिया जाता है, जियोट्रॉपिक मिक्सचर। बेटे जियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होते हैं, हम ये कहते हैं ऐसे मिक्सचर्स, इसकी अगर मैं आपको डेफिनेशन लिखवाऊँ, वो मिक्सचर्स, सच liquid mixtures which distill with change in composition, is called जियोट्रॉपिक मिक्सचर। बेटे मेरे ख्याल है आपको बात मेरी समझ आ गई होगी कि हमने अगर इन मिक्सचर को सेपरेट करना है ना, तो वो डिफरेंट कॉम्पोजिशन के साथ क्या हो रहे होंगे, सेपरेट हो रहे होंगे। मिसाल के तौर पे जैसे कि आप दो लिक्विड्स को सेपरेट करते हैं ना बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पे, तो बॉइलिंग पॉइंट की बुनियाद पर चीज़ों को सेपरेट करना, मिक्सचर्स को सेपरेट करना, कॉम्पोजिशन बार बार चेंज होती रहती है और उस कॉम्पोजिशन के बार बार चेंज होने से हम उसको कहेंगे जियोट्रॉपिक मिक्सचर। ठीक हो गया। अच्छा इसी तरीके से बेटे एक टर्म होती है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होती है, आपको पता है कि लिक्विड को सेपरेट करना ऑन द बेसिस ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। अब बेटे दोबारा हम क्या करते हैं, मैं दोबारा ये करता हूँ कि आपके पास ना एक कंटेनर लेता हूँ, दिस इज़ द कंटेनर, राइट। ये कंटेनर है मेरे पास और इस कंटेनर में यहाँ लिक्विड लिया मैंने, A+B लिया, राइट। ओके बेटे यहाँ पर मैं आपको बता दूँ अगेन वही वाली बात कि हमने पढ़ा था
कि ए जो है इट इज़ मोर वॉलाटाइल, बेटे ए ज़्यादा वॉलाटाइल है और बी उसके कंपैरिजन में लेस वॉलाटाइल है। ये हमें पहले ये ऑलरेडी इन बातों का इल्म होना ज़रूरी है। बेटे आप ये भी जानते हैं जो ज़्यादा वॉलाटाइल होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट लेस बॉइलिंग पॉइंट होगा या मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट आप कह सकते हैं। बेटे ये ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट ना, मैं इसको इसके बीकर के अंदर लिखने लगा हूँ, ये ए और ये प्लस बी। अब क्या होगा, मैं जब इसको हीट करूँगा नीचे से और मैं ये कहता हूँ कि ये क्या कंपोजिशन मैंने ली है, मैं आपसे कहता हूँ बेटे मैंने ए लिया है 60% और मैंने बी लिया है 40%। मैं इसको हीट कर रहा हूँ तो बेटे ए जो है वो लेस वॉलेटाइल है, मैंने सिस्टम को क्लोज कर दिया है, ये वेपर्स के अंदर जाना स्टार्ट हो गया, यानी ए भी जाएगा और बी भी जाएगा। लेकिन बेटे जो बी होगा वो कम जाएगा, ए क्या होगा ज़्यादा जाएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने देखना है कि अब वेपर फेज के अंदर ए की कॉम्पोजिशन ऑफ ए, वो ए की कॉम्पोजिशन क्या होगी और कॉम्पोजिशन ऑफ बी क्या होगी। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा बेटे, मुझे ये करना पड़ेगा, लिक्विड में तो मुझे कॉम्पोजिशन पता है, मुझे ए और बी की कॉम्पोजिशन वेपर फेज में पता करानी है। तो मैं क्या करूँगा, तो बेटे मैं ये करूँगा कि मैं ड्रॉ करूँगा टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ग्राफ। ठीक है, टेम्परेचर कॉम्पोजिशन। बेटे जो पीछे आप पढ़ के आए हो, जो पीछे हमने पढ़ा है वो हमने पढ़ा था वेपर्स कॉम्पोजिशन ग्राफ। बेटे ये हमने पीछे पढ़ा, ठीक है, जो हमने प्रीवियस डिस्कस किया है, जो वाला जो ग्राफ हमने। तो बेटे अब मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा बेटे कि अब इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ आपके सामने। देखिए मैं ग्राफ कैसे प्लॉट करता हूँ बेटे, मैं ये करता हूँ कि ये मैंने ले लिया, दिस इज़ ग्राफ, ये ग्राफ आ गया, ठीक हो गया, और ये आपने ग्राफ को ड्रॉ कर दिया। ओके, अब बेटे यहाँ मैंने ले लिया ए ले लिया, ये मैंने ले लिया बी ले लिया। बेटे ए यहाँ पे 100% होगा और बी यहाँ पे 0% है। यहाँ मैं टेम्परेचर ले रहा हूँ। बेटे आपको पता है जो ए है, ए मोर वॉलेटाइल है, जो ज़्यादा वॉलेटाइल होगा उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। मैं कहूँगा इसका टेम्परेचर है कम, राइट, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। और बेटे बी जो है उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, टी बी, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, राइट। और बेटे दिस इज़ द लाइन जो पीछे भी आपने देखी जिसे हम स्लोप कहते हैं। बेटे ये वो लाइन है जिसे स्लोप है, जिसपे हमें टोटल प्रेशर मिलता था पीछे, ठीक हो गया। और बेटे ये वो वाला पार्ट होता है जो कट करके आ रहा है, जिसे आप इंटरसेप्ट कहते हो, ये वो वाला पार्ट होता है जिसे ये कट करके आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब बेटे अगली बात, मैंने 60% और 40% वाला सॉल्यूशन लिया था। बेटे मैंने इस पॉइंट पे देखा तो इस पॉइंट पे मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, मैंने इसको इस लाइन को यहाँ मिला दिया और इस लाइन पे मुझे इसका बॉइलिंग पॉइंट मिल गया, राइट। लेकिन बेटे इस बॉइलिंग पॉइंट पे मैंने ये देखना है कि वेपर्स की कॉम्पोजिशन क्या है। लिक्विड तो मुझे पता चल गया है, तो फिर बेटे मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा बेटे कि मैं ना दो कर्व ड्रॉ कर लूँगा। एक मैंने कर्व ये ड्रॉ कर लिया, एक मैंने कर्व ये ड्रॉ कर लिया, दो कर्व ड्रॉ कर लिए। बेटे जो अपर कर्व होगा, अपर कर्व क्या बताएगा बेटे, अपर कर्व हमें बताएगा वेपर्स की कॉम्पोजिशन, जबकि बेटे जो नीचे वाला कर्व होगा, लोअर कर्व जो है, ये मुझे क्या बताएगा बेटे, जो लोअर कर्व है इट विल टेल्स अस अबाउट द, वो मुझे बताएगा लिक्विड की कॉम्पोजिशन, राइट, लिक्विड की कॉम्पोजिशन बताएगा मुझे। ओके, ठीक होगा, ये बात भी अंडरस्टैंड होगी। अब कैसे पता चलेगा बेटे, इस पॉइंट पे आप ये देखें कि मैंने लिक्विड और वेपर, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ना मैंने लिक्विड और उसकी कॉम्पोजिशन बतानी है वेपर्स की, तो मैं बड़े आसानी से बता सकता हूँ। मैं क्या करूँगा बेटे, मैं रेड से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस लाइन को अगर मैं यहाँ इससे मिला दूंगा बेटे, इससे मिलाऊंगा, दिस इज़ फॉर लिक्विड एंड दिस इज़ फॉर वेपर, तो बेटे मुझे इस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड की कॉम्पोजिशन पता चलेगी कि मेरे पास लिक्विड की कॉम्पोजिशन क्या होगी।
बेटे लिक्विड की जो कॉम्पोजिशन है, मैं आपसे कहता हूँ 40% लिक्विड ए है और उसमें 60% जो है वो बी है लिक्विड के अंदर, राइट। ये मुझे पता चल गया। बेटे आपने ये देखा कि इस पॉइंट पे जो कॉम्पोजिशन की अगर बात की जाए इस पॉइंट के ऊपर, तो मैं लिखूंगा जो कॉम्पोजिशन है किसकी, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड, वो उसमें कौन सी चीज़ ज़्यादा है, रिच इन बी, बी उसके अंदर बहुत ज़्यादा है, ए सारे का सारा कहाँ चला गया, वेपर्स में। अब मैंने ये देखना है कि ए कितना वेपर्स में गया है, मैं इस लाइन को इसके साथ मिला दूंगा, राइट बेटे। इस लाइन को मिला के मैं अगर इस लाइन को नीचे ले आऊं तो बेटे आप ये देखेंगे इस पॉइंट के ऊपर मुझे क्या मिल रहा होगा। बेटे आप ये देखें, मैं ये कहता हूँ कि बेटे ए मेरे पास 80% है और बी मेरे पास 20% है, तो मैं ये कहूँगा कि इसके ऊपर जो कॉम्पोजिशन है, किसकी कॉम्पोजिशन है, कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर्स, उसमें कौन ज़्यादा है, उसमें रिच इन, कॉम्पोजिशन ऑफ रिच इन, कौन रिच है बेटे, वो रिच है, ए रिच है, राइट बेटे। ये आपको अंदाज़ा हो गया, ठीक है। 80% वेपर है और 20% उसमें क्या था, बी है, राइट। ये बात अंडरस्टैंड हो गई। इसी तरीके से बेटे आपने किसी भी पॉइंट के ऊपर लिक्विड और वेपर्स की कॉम्पोजिशन निकालनी है तो इंतहाई आसान। मैं अब कलर चेंज करने लगा हूँ बेटे। मैंने इस पॉइंट पे मैंने देखना है कि मेरे पास, इसको मैं थोड़ा सा आगे ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि साफ करके ड्रॉ हो जाइए, ये ठीक है बेटे। मैं इस पॉइंट पे चेक करना चाहता हूँ, राइट, इस टेम्परेचर पे। इसको आप नीचे लेके आ जाओ, आपको इस पॉइंट की कॉम्पोजिशन मिल जाएगी कि ये जो आपके पास है ना, यहाँ पे कॉम्पोजिशन मिल जाएगी बेटे। अगर आपने बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड इस पॉइंट पे देखना है, इस बॉइलिंग पॉइंट पे लिक्विड कितना है, आप इसको लिक्विड को यहाँ से यूँ मिला दो नीचे। और बेटे अगर वेपर्स देखने हैं तो आप इसको यहाँ से मिला के और आप इसको क्या करो, नीचे की तरफ ले आओ, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। आपको लिक्विड की भी कॉम्पोजिशन पता चल जाएगी, आपको वेपर्स की भी कॉम्पोजिशन पता चल जाएगी। और बेटे वो लाइन जो इन कर्व को आप देख रहे हैं ना कि कर्व को मीट करती है बेटे, दिस लाइन इज कॉल्ड एज द, वी आर कॉल्ड टाई लाइन, इसको कहा जाता है टाई लाइन कहा जाता है। तो बेटे इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिफरेंट तरह की कॉम्पोजिशन का आइडिया करते हैं कि बेटे ये मेरे पास पॉइंट है, इस बॉइलिंग पॉइंट पे कितना लिक्विड है कितना वेपर है। तो बेटे हमने ये देखा कि आपको बस ये अंदाज़ा होना चाहिए कि आपको सिर्फ कंपोनेंट्स पता चलने चाहिए कि कौन वॉलेटाइल है, कौन ज़्यादा वॉलेटाइल है, कौन कम वॉलेटाइल है। तो बेटे आप आसानी से क्या कर सकते हो, आप आसानी से आप बता सकते हो उसमें लिक्विड कितने हैं और उसके अंदर क्या है, उसमें वेपर जो हैं वो कितने हैं, ठीक है। आप लिक्विड और वेपर दोनों की कॉम्पोजिशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक हो गया बेटे। अच्छा अब करना क्या है, मैंने अभी आपको पीछे ये बताया था कि जो जो हमारे जियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ये क्या करते हैं, कॉम्पोजिशन आपको नज़र आ रही होगी कि चेंज होती जा रही है, लिक्विड के अंदर चेंज है, वेपर्स के अंदर चेंज है। तो बेटे ऐसे तमाम के तमाम मिक्सचर्स, उनको हम जियोट्रॉपिक कहते हैं, जिनकी कॉम्पोजिशन चेंज होने के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हम उनको सेपरेट करते जा रहे हैं, ठीक हो गया बेटे। ये तो हमने डिस्कस किया रिगार्डिंग जो आपके पास था, क्या कहते हैं इसको, जियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब बेटे एक सोल्यूशन होते हैं, दोज आर कॉल्ड एज द नॉन आइडियल सोल्यूशन। बेटे जो नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, आपको याद होगा हमने नॉन आइडियल सोल्यूशन दो तरह के पढ़े थे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछले लेक्चर में कुछ बातें याद होगी। बेटे नॉन आइडियल के सोल्यूशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा अब बेटे ये दो तरह का कैसे, मैं यूँ बता देता हूँ आपको। एक में आपने देखा था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या थी, कंपोनेंट्स के बिटवीन स्ट्रॉन्ग थी, यानी मैं लिख देता हूँ कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन FOA, अट्रैक्शन जो है वो कंपोनेंट्स के दरमियान क्या थी बेटे, वो ज़्यादा हो, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन में जाके कम हो जाए। तो बेटे हमने क्या पढ़ा था उसके बारे में, वो
क्या एंडोथर्मिक होते हैं या एक्सोथर्मिक होते हैं, क्या क्या प्रोसेस शो करते हैं, वो अब आपको आइडिया होना चाहिए। बेटे अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट्स के दरमियान ज़्यादा हो और बेटे सॉल्यूशन में कम हो, ठीक है, सॉल्यूशन में कम हो, तो बेटे हमने पढ़ा था वो शो करते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, राइट। वो एंडोथर्मिक प्रोसेस को शो करते हैं, यानी उनका डेल्टा एच जो था वो डेल्टा एच उनका पॉजिटिव होता था, ठीक हो गया। अच्छा, और बेटे हमने पढ़ा था उनका डेल्टा वी भी क्या होता था, डेल्टा वी भी पॉजिटिव होता था। क्यों? इसलिए कि वहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वो ज़्यादा होता था, और वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट्स क्या होता था, कंपोनेंट्स के वॉल्यूम से, ठीक है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज़्यादा होता था, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन में वीक है, राइट। अच्छा, उसके बाद बेटे ओके, और बेटे फिर आपने ये भी देख लिया एंडोथर्मिक होता है, डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव आती है क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो ज़्यादा होगा वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट से। फिर बेटे आपने ये भी पढ़ा था कि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का ज़्यादा होता था एज़ कंपेयर टू द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट्स से, ठीक हो गया, ये बात भी आपको अंदाज़ा हो गई। अच्छा, और बेटे हमने ये पढ़ा था कि इनके जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, इनके कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स ऑफ किसके कंपोनेंट्स बेटे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन, राइट। कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हम इनको क्या करते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय अ फ्रैक्शनल डिसिलेशन। बेटे फ्रैक्शनल डिसिलेशन से इनको सेपरेट नहीं कर सकते, राइट बेटे। अच्छा बेटे, इन सॉल्यूशन को वी आर कॉल्ड एजियोट्रॉपिक। इसी तरीके से बेटे इसका रिवर्स कर दें, सारे पॉइंट्स का आप क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो बेटे रिवर्स करके क्या हो जाएगा, ये सारी बातें रिवर्स हो जाएंगी, यानी कि अब मेरा ख्याल है मैं लिखूंगा टाइम वेस्ट होगा, आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और बेटे इनको भी हम क्या करेंगे, इसके भी ये सारे पॉइंट सेम रहेंगे, एंड वाला पॉइंट भी क्या होगा, सेम रहेगा। और बेटे अब याद रखना है, अगर आपके पास कंपोनेंट्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, सॉल्यूशन में कम है, तो बेटे दिस टाइप ऑफ डेविएशन इज कॉल्ड एज द पॉजिटिव डेविएशन, राइट, ये कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन। और बेटे अगर अगर सॉल्यूशन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो, कंपोनेंट्स के दरमियान वीक हो, सच सॉल्यूशंस आर शोज द नेगेटिव डेविएशन। आइए बेटे अब इन नेगेटिव और पॉजिटिव डेविएशंस को हम अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक हो। ओके बेटे, तो पॉजिटिव डेविएशन का भी आपको पता चल गया कि जब डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, कंपोनेंट्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, सॉल्यूशन में कम होगी, ठीक है। और नेगेटिव डेविएशन इसका रिवर्स कर देंगे। बेटे हम इसको ग्राफ से अंडरस्टैंड करते हैं। बेटे मैं दोबारा आपके सामने एक ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, आपने उस ग्राफ को देखना है। ये मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करने लगा हूँ, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन में वही वाली बात, यहाँ वेपर प्रेशर ले लें और यहाँ पे हमने मॉल परसेंट ले लिया, ठीक है, ये मॉल परसेंट आ गया। अच्छा बेटे आपने पढ़ा था ना कि ए का वेपर प्रेशर ज़्यादा था, बी का वेपर प्रेशर कम था। हमने ए यहाँ 100% लिया था, बी हमने यहाँ 0 लिया था। ए यहाँ पे 0 हो गया और बेटे बी क्या हो गया, 100 हो गया। तो आपको याद होगा एक आपके पास ऐसी स्ट्रेट लाइन आती थी। बेटे अगर ऐसी स्ट्रेट लाइन आ रही है तो दिस इज़ कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन बेटे आप यहाँ ये देखें, पॉजिटिव डेविएशन में आपने क्या पढ़ा है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर वो प्योर कंपोनेंट से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। मैं इस पॉइंट को हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाले पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर बढ़कर वो ये यूं जाके और ये आपको यूं लाइन नज़र आएगी। इसका मतलब है ये वो पॉइंट है, दिस इज़ कॉल्ड प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कि जिसका सॉल्यूशन का प्रेशर अपने प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए और पी नॉट बी से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, राइट। इट मीन्स दैट अगर ये ज़्यादा हो गया तो आपको फ़ौरन पता चल जाना चाहिए बेटे इसकी ए की लॉजिक है और उसकी लॉजिक क्या है। हम लॉजिक ये कहेंगे कि इसके कंपोनेंट्स के दरमियान क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग है और सॉल्यूशन के बिटवीन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वो वीक है। यानी मैं कह सकता हूँ कि सॉल्यूशन में जाके उनके दरमियान रिपल्शन फोर्सेस ऑपरेट हो रही हैं। तो मैं कहूँगा
मोर रिपल्शन होगी, उनके बिटवीन मोर रिपल्शंस होगी एंड लेस अट्रैक्शंस होगी, जिसकी वजह से उसका वॉल्यूम भी ज़्यादा हो गया और वो उसमें वेपर प्रेशर भी क्या किया, ज़्यादा वेपर प्रेशर शो किया। ठीक हो गया बेटे। इसी तरीके से बेटे अगर मैं आपके सामने नेगेटिव डेविएशन शो करूं तो बेटे नेगेटिव डेविएशन में मैं आपको अगर यूं बताऊं कि सेम वही तरीकाकार, दिस इज़ आ प्योर कंपोनेंट पी नॉट ए इसका प्रेशर, यहाँ हमने वेपर प्रेशर ले लिया, यहाँ परसेंटेज कॉम्पोजिशन ए 100% ले लिया, बी आपके पास ज़ीरो होगा, फिर बेटे ए ज़ीरो होगा आपके पास और बी 100% होगा, और ये आपके पास बी आ गया। आपको पता है एक लाइन आपके पास आ जाती है, दिस इज़ द लाइन, ठीक है, जो आइडियल सोल्यूशन के लिए। लेकिन बेटे ये तो तब होगी जब सोल्यूशन में कंपोनेंट्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सोल्यूशन में जाने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो, प्योर फॉर्म में और सोल्यूशन फॉर्म में सेम हो, तब ये लाइन आती है। लेकिन बेटे अब हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन के अंदर ये हो जाता है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सोल्यूशन के अंदर क्या हो जाती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो सोल्यूशन में बेटे ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स। तो फिर मैं क्या करूँगा, इसको कैसे ड्रॉ करूँगा बेटे, मैं इसको यूं कर्व को ड्रॉ करूँगा। ये सबसे एक ऐसा पॉइंट लेना होगा, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे तो मेरे पास सोल्यूशन है ना, सोल्यूशन उसका प्रेशर कम है। क्यों कम है, तो आप इस पॉइंट के बारे में कहेंगे कि यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्शंस हैं, कम रिपल्शन है, तो बेटे ज़्यादा अट्रैक्शन की वजह से प्रेशर क्या हो गया, वेपर प्रेशर वो कम हो गया। ठीक हो गया बेटे, एक तो ये पॉइंट अंडरस्टैंड हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या बेटे, आप अपनी बुक को रीडिंग करेंगे ना, तो आपकी बुक की रीडिंग में लिखा होगा कि जितने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं बेटे, ये जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं ना, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, हम इन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को सेपरेट नहीं कर सकते और ये एक कांस्टेंट बॉइलिंग के साथ क्या कर रहे होते हैं, क्या वो मिक्सचर बॉयल हो रहे होते हैं। तो मैं पहले इसके बारे में आपको बता दूं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बेटे ऐसे मिक्सचर्स मैं क्या लिखूंगा, विच हैव a constant बॉइलिंग पॉइंट, जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, वो कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, राइट। और दूसरा पॉइंट ये है कि विच डिस्टिल, जो खुद क्या होते हैं, विच डिस्टिल विदाउट चेंज इन कॉम्पोजिशन। बेटे कॉम्पोजिशन को चेंज किए बगैर इनकी कॉम्पोजिशन कांस्टेंट रहती है जब हम इनको क्या कर रहे होते हैं, डिस्टिल कर रहे होते हैं। ठीक हो गया बेटे, ये एजियोट्रॉपिक मिक्सचर होते हैं और हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। बेटे मैं चाहता हूँ कि इस बात को मैं थोड़ा सा आपको और अंडरस्टैंड करा दूँ। बेटे जो पॉजिटिव डेविएशन होता है ना, पॉजिटिव डेविएशन हम इसको, और ये एक है नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड लो बॉइलिंग मिक्सचर। हम इसको लो बॉइलिंग मिक्सचर भी कहते हैं, जबकि बेटे नेगेटिव डेविएशन को हम क्या कहते हैं, हाई बॉइलिंग लिक्विड, राइट। ये हाई बॉइलिंग मिक्सचर्स होते हैं। ठीक हो गया बेटे। अच्छा बेटे अब मैं आपको जल्दी से ना लो बॉइलिंग मिक्सचर और हाई बॉइलिंग मिक्सचर को जल्दी से बता देता हूँ। देखें ये भी बहुत आसान है। कैसे बेटे, इसी ग्राफ को रिवर्स कर दो। आपको पता है जिसका वेपर प्रेशर ज़्यादा है ना, आपको पता है कि उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा, और बी का टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। आप समझ गए होंगे मैं टेम्परेचर कॉम्पोजिशन ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। ये मॉल परसेंट मैंने लिख दिया, ए इज़ 100%, बी इज़ इक्वल टू 0, ए इज़ 0 और ये 100 होगा। और बेटे यहाँ भी हम जल्दी से ड्रॉ कर लेते हैं, बस मैंने एक पॉइंट आपको सिखाना है कि आपको उस पॉइंट का अंदाज़ा हो जाए कि वो कैसे होता है, कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट रहता है। ठीक हो गया बेटे, यहाँ पे भी आप ऐसे ही करोगे ना, ए को नीचे ड्रॉ कर लोगे, ये टी ए आ जाएगा और ये आपके पास जो है ना वो टी बी आ जाएगा। ठीक हो गया बेटे। अब आपने करना क्या है, आपने करना ये है बेटे कि आपको पता है ना कि हम यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ करते हैं ना, ये वाली लाइन ड्रॉ हुई है, ये लाइन ड्रॉ हुई है, मैं लाइन नहीं ड्रॉ कर रहा। अब जो कर्व है ना, उस कर्व को देखो बेटे, जिस पॉइंट पे सोल्यूशन का प्रेशर सबसे ज़्यादा है,
ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो अब टेम्परेचर के मामले में उसका टेम्परेचर क्या होगा, सबसे कम होगा। तो बेटे ये पॉइंट कुछ ऐसे नहीं हो जाएगा, ये ऐसे करके ऐसे लाइन हो जाएगी। ये वो पॉइंट होगा जिस पे आप देख रहे हैं कि टेम्परेचर कम होगा। देखो उसी ग्राफ को रिवर्स किया मैंने, वो पॉइंट जिस पे प्रेशर ज़्यादा था, जिसका प्रेशर ज़्यादा होता है वेपर प्रेशर, उसका टेम्परेचर कम होता है। बेटे आप पता क्या करें, इन दोनों के ऊपर ना हम जब भी टेम्परेचर वाले ग्राफ की बात करते हैं, दो लाइन कर्व ड्रॉ कर लें, एक बेटे लिक्विड फेज़ वाला, एक वेपर फेज़ वाला। एक लिक्विड फेज़ वाला और बेटे एक कौन सा आ जाएगा, वेपर फेज़ वाला आ जाएगा। बेटे यहाँ भी ड्रॉ कर लें। यहाँ पे क्या होगा बेटे, आप जानते हैं जो कर्व, जो नीचे कर्व आ रहा है ये वाला पार्ट, आप इसको क्या करोगे बेटे, आप इसको ऊपर ले जाओगे। ये कुछ ऐसे करके और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक हो गया बेटे, इस पे भी कर्व ड्रॉ कर लें। ये मैंने कर्व ड्रॉ कर लिया, ये कर्व ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कर्व ड्रॉ कर लिया, ये कर्व ड्रॉ कर लिया। अब बेटे ज़रा देखिएगा बेटे, यहाँ आपने कोई कॉम्पोजिशन ली, 80% ये था, 20% बी था। हम इसको बॉयल कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, ये पॉइंट पे आ गए। बेटे इस पॉइंट पे आके अगर आपने वेपर्स का पता कराना है तो आप वेपर्स, ये ऊपर वाली लाइन वेपर्स की होती है, नीचे वाली लिक्विड की होती है। बेटे अगर आप इस लाइन को लिक्विड से मिलाओगे तो बेटे आपको लिक्विड की कॉम्पोजिशन पता चल जाएगी, इसको आप वेपर से मिलाओगे तो आपको वेपर्स की पता चल जाएगी। इसी तरीके से बेटे आप ये देखेंगे किसी भी पॉइंट पे आपने टाई लाइन ड्रॉ करते जाओ, इससे वेपर्स पता चलेंगे, ठीक हो गया, और इससे लिक्विड पता चल जाएगा। आप देखेंगे कि आपको लिक्विड और वेपर्स की हर हर पॉइंट के ऊपर कॉम्पोजिशन पता चल रही है। बेटे एक पॉइंट ऐसा है कि जिस पॉइंट पर आके आपने क्या देखा कि जिस पॉइंट पे कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर एंड लिक्विड फेज रिमेन सेम, जिस वजह से हम जो हमारा एजियोट्रॉप होता है हम उसके कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। बेटे ये वो पॉइंट है जिस पे कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स। बेटे लिक्विड और वेपर फेज, कॉम्पोजिशन ऑफ लिक्विड एंड वेपर फेज वो क्या हो गई है बेटे, रिमेन सेम हो गई है, जिस वजह से हम इस वाले मिक्सचर को कभी सेपरेट नहीं कर सकते। और बेटे आप देख सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट बाकी तमाम पॉइंट से कम है, बाकी सब पॉइंट्स का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। बेटे सेम यहाँ पे ये वो पॉइंट है जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है, और बेटे ये वो पॉइंट है जिस पे लिक्विड्स का और वेपर फेस का वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, कॉम्पोजिशन क्या होगी, सेम होगी, जिससे हम इसको कहते हैं हाई बॉइलिंग, राइट, और उसको कहते हैं लो बॉइलिंग। ठीक हो गया बेटे, लो बॉइलिंग मिक्सचर। अब बेटे हमने ना लो बॉइलिंग मिक्सचर देख लिया, हाई बॉइलिंग मिक्सचर देखा, इसकी एग्जांपल ज़रा देख लेते हैं। अब देखिए बेटे एग्जांपल में एथेनॉल, राइट, ये मैं लो बॉइलिंग मिक्सचर की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लो बॉइलिंग मिक्सचर, ठीक है। अच्छा बेटे एथेनॉल के इंडिविजुअल कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है 78 डिग्री सेल्सियस। बेटे इसके साथ ही आप क्या ले लें, वाटर ले लें, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बेटे होता क्या है, अब इसका ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ना, मतलब 78 और 100, अब ये बॉइलिंग पॉइंट लो होके कितना कांस्टेंट हो जाते हैं, ये कांस्टेंट हो जाएगा बेटे इस एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, एजियोट्रॉप का जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटे दैट इज़ अबाउट 78.1 डिग्री सेल्सियस, राइट। देखिए ना अब वो 78 रहा ना वो 100 रहा, बल्कि रिड्यूस होकर 78.1 डिग्री सेल्सियस हो गया। और बेटे इस बॉइलिंग पॉइंट पे इनकी कंपोजिशन क्या होती है, ये सारी MCQs हैं, ठीक है। और बेटे वाटर की परसेंटेज कितनी होगी, यहाँ पर अल्कोहल कितना होगा, बेटे वाटर की परसेंटेज होती है 95.5%, यानी जब उसका बॉइलिंग पॉइंट ये हुआ, और बेटे अल्कोहल होगा, सॉरी ये उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पर होगा आपके पास अल्कोहल जो है वो 95.5% एंड दिस इज़ 4.5%। इसी तरीके से बेटे जो हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप हैं जो हमने ऊपर देखा कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है बाकी सारे कंपोनेंट से, उसकी एग्जांपल हम लिख लेते हैं। जैसे बेटे फॉर एग्जांपल वी हैव HCl एंड वाटर। बेटे इसके मिक्सचर को हम कहते हैं हाई बॉइलिंग एजियोट्रॉप, ठीक है। बेटे यहाँ पर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है
वो 110 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक हो गया। और बेटे हमारी किताब के अंदर मेंशन है कि यहाँ पे जो कॉम्पोजिशन है, इस कॉम्पोजिशन के अंदर 20.24% जो है ना वो क्या प्रेजेंट है, एसिड प्रेजेंट। अगर बेटे ये इतना एसिड है तो इसमें वाटर कितना रह जाएगा? आप कहेंगे सर वाटर जो है दैट इज़ अबाउट 79 या 80% के करीब करीब ये इसके अंदर क्या होगा, वाटर होगा। सो बेटे दीज आर द एग्जांपल्स जो आपने याद रखनी है। नहीं बेटे दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।